अब हम बात करते हैं इसराइल के बारे में। देखिए, इसराइल के बारे में जो सीबीएसई ने ये न्यूली जो ऐड किया है इस टॉपिक को, उसके बारे में ये सीबीएसई ने डाला हुआ है इस यूनिट के बारे में, ये जो टॉपिक ऐड किया है इसराइल, क्या हमको इसमें स्टडी करनी है। तो इसराइल के बारे में हमको ये स्टडी करनी है कि किस तरीके से एक मोस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में इसराइल एक इमर्जिंग पावर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है 21st सेंचुरी में। किस तरीके से ये साइंस और टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, इकोनॉमी, ठीक है, सभी में ये बहुत तेज़ी के साथ में एक बड़ी पावर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल का भी हम मैप देखेंगे, कितना छोटा सा कंट्री है और कितना उसने संघर्ष झेले हैं, और उसके बाद ये एक बड़ी पावर के रूप में उभर कर सामने आया है। ठीक है, तो ये बड़ा टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टेड है ये, क्योंकि अभी तक हम जो 3 कंट्री के बारे में हमने बात की थी, रसिया, चाइना और इंडिया के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं एक जो टेरिटोरियल भी काफ़ी बड़े देश हैं ये, उसके सामने इसराइल बहुत छोटा देश है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद इसने इतने स्ट्रगल, इतना संघर्ष इसने झेला है। ठीक है, और किस तरीके से वेस्ट एशियन की कंट्रीज में बर्निंग पॉलिटिक्स जो मिडिल है, मिडिल में आता है। ठीक है, तो हम इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हर फील्ड में ये बहुत तेज़ी के साथ उभर कर सामने आया है। ठीक है, यहाँ पर जो ये कंट्री किसके लिए, जूइश लोगों के लिए है। ठीक है, जूइश जोइनिस्ट नेशन के रूप में ये बना है 1947 में। समझ सबके बारे में इस टॉपिक में इस टॉपिक के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसका ज्योग्राफिकल है कुछ। तो देखिए, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इसका मैप में देख लेते हैं कि ये है कहाँ पर। तो ये आता है मिडिल में, आता है ये मिडिल ईस्ट। ये वाला जो है ये ईस्ट पार्ट माना जाता है इसको। ठीक है, ये वेस्ट है, और यहाँ पर जो है इसको मिडिल वाला पार्ट इसको माना गया है। यहीं पर ही जो इसराइल है ये है। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट का जो मैप है उसको हम देख लेते हैं, ये है कहाँ पर। मिडिल ईस्ट का जो पॉलिटिकल मैप है, इसमें ये सारे जो हैं ये अरब कंट्रीज़ हैं मेजरली। जैसे ये सऊदी अरब है, सूडान है, इजिप्ट है, ईरान है, ये इराक है। ठीक है, तो हमें इसमें जो फोकस करना है, मेनली हमें करना है इसराइल पर। तो इसराइल कहाँ पर है, ये है इसराइल। ठीक है, ये छोटा सा देश ही है इसराइल। हमें इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। और ये बड़ी बात है कि जब हम कह रहे हैं कि एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, तो ये अपने आप में बड़ी आश्चर्य वाली बात है। बहुत इसमें इंटरेस्टेड है ये टॉपिक। ठीक है, और फाइनली मैप हम इजराइल का भी देख लेते हैं। ये इजराइल है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम ज्योग्राफी इसकी देख लेते हैं। तो देखिए, ये है वेस्ट बैंक, क्योंकि ये सारे अभी हम जब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो हम तो ये सारे वर्डिंग्स आएंगे इसके बारे में। ये गोलन है, ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा है ये। ठीक है, ये इसका ये जो छोटा सा पार्ट है, ये इसकी जो ज़्यादा जो बाउंड्री है ये इसराइल से लग रही है, और ये छोटी सी बाउंड्री इसकी इजिप्ट से लग रही है। ठीक है, ये गाजा है। तो इस तरीके से इसराइल और पैलेस्टाइन वाला जो ये पार्ट है, ये पहले ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। लेट 19th सेंचुरी में ये यूरोप में नेशनलिज्म जो आया, नेशनलिज्म की जो भावना का जो विकास हुआ। ठीक है, तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ में यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है शुरू होता है। ये सब हम पहले हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ, इन सब में नेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो यही इसी तरीके का जो नेशनलाइजेशन है ये जूइश लोगों में भी आने लगा है। ठीक है, तो इसमें एक फिलोसफर थे, थियोडोर हर्जल, तो उनका बड़ा रोल प्ले रहा इसमें। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री हम जान लेंगे
तो बड़ा अच्छा लगेगा, इसमें बड़ा ये टॉपिक इंटरेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यूइश नेशन या जॉइनिज्म या जॉइनिस्ट इसको बोला जाता है, तो उस मूवमेंट में इनका बड़ा रोल प्ले रहा, थियोडोर हर्जल का। ठीक है, तो जॉइनिस्ट मूवमेंट था ये, जिसमें जीसस लोग फिर से अपने इज़राइल वापस जाना चाहते थे। ठीक है, देखिए इज़राइल वो धरती है या वो पवित्र धरती है जहाँ से ज्यूइश लोगों की शुरुआत हुई थी, करीब 3000 साल पहले। ठीक है, पुराना ज्यूइश किंगडम हुआ करता था, धरती पर पर था ये। ठीक है, ये ज्यूइश धरती पर था, मतलब ये जो इज़राइल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसे 19वीं शताब्दी में कहा गया पैलेस्टाइन इसको बोला गया, और इसका एक कारण था जिस लोगों का इज़राइल जाने का, तो वो था क्योंकि पूरे यूरोप में ये ज्यूइश लोग फैले हुए थे और इनका उत्पीड़न किया जाता था, इनका नरसंहार किया गया, बड़े पैमाने पर इनको मारा गया। ठीक है, इनकी हत्याएं की गई। पहले भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में कि जर्मनी में ही अकेले हिटलर ने ही करीब 42 लाख ज्यूइश लोगों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया था। ठीक है, और सिर्फ हिटलर ने नहीं ऐसा किया था, जर्मनी में ही ऐसा नहीं हुआ था, फ्रांस, रसिया, इटली, पोलैंड, ठीक है, खासकर ईस्टर्न यूरोप के देशों में जिस लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे। ठीक है, इनको जेल में डाला गया, इनके धर्म को बैन कर दिया गया। 1890 के आसपास जिस लोगों में इच्छा हुई कि अब हमें अपने पुराना जो होली लैंड है, पवित्र जो उनकी भूमि है, जो करीब 3000 साल पहले जो हुआ करता था इनका, ठीक है, उस पर हमको वापस जाना चाहिए, वहीं पर हम सेफ रह सकते हैं, ऐसा इनके मन में विचार है। ठीक है, तो अभी इसकी डिमांड हालांकि बहुत लार्ज स्केल पर नहीं हुई थी, थोड़ी संख्या में ही जो है माइग्रेशन जो है शुरू हुआ। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो ये माइग्रेशन था बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका एक बड़ा जो कारण था वो था बेलफोर डिक्लेरेशन। ठीक है, देखिए बेलफोर डिक्लेरेशन क्या था इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो ऑटोमन एम्पायर हार रहा था, तो ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम पर थे ऑर्थन बेलफोर। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये बेलफोर डिक्लेरेशन पड़ा। तो इसमें इन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया, इन्होंने ये कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हम पैलेस्टाइन में जो ज्यूइश लोग हैं उनको उनका होमलैंड उनको वापस करेंगे। ठीक है, जो पुराना जो ये ज्यूइश लोगों का हुआ करता था, इसमें ज्यूइश लोगों को बसाएंगे हम, ऐसा ब्रिटेन ने कहा। ठीक है, तो हम उनके सेटलमेंट की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और एग्रीमेंट ब्रिटेन ने फ्रांस और रसिया से भी किया, सीक्रेट जो था ये एग्रीमेंट, कि वॉर ख़त्म होने के बाद में कौन सा देश किसके पास रखा जाएगा इसके लिए। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद, तो जिसमें पैलेस्टाइन को यूके ने अपने पास रखने की बात की। इसके अलावा सीरिया और जॉर्डन जो है वो फ्रांस को दे दिए, और कुछ इलाका जो है टर्की का वो रसिया को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सीक्रेट एग्रीमेंट भी है, साथ साथ करते हैं। तो इस तरीके से पब्लिकली तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ज्यूइश लोगों को बसाएंगे, उनका होमलैंड उनको वापस करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो सीक्रेट एग्रीमेंट भी इस तरीके से उन्होंने किया। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और मज़ेदार बात, दूसरा एक और एग्रीमेंट करते हैं, वो करते हैं अरब्स के साथ में। ठीक है, और अरब्स को कहते हैं कि पैलेस्टाइन उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, अरब्स को क्यों दे दिया जाएगा? क्योंकि अरब्स जो है ओटोमन एम्पायर के खिलाफ थे, ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ओटोमन एम्पायर के खिलाफ अरब्स उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, ब्रिटेन की। ठीक है, तो इस तरीके से दो ठीक है जो आपस में क्रैश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से एग्रीमेंट ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। तो हम अगर देखें पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो ब्रिटिशर्स का नाम आता ही है, कहीं भी जो भी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं तो वो ब्रिटिशर्स का उनमें रोल प्ले हमको देखते हैं। कश्मीर का भी इश्यू है, वो भी ब्रिटिशर्स की ही देन है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में पैलेस्टाइन को नाम दिया जाता है ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद माइग्रेशंस ज्यूइश लोगों का बहुत बढ़ गया, क्योंकि इनको पहले ही इनको वादा किया गया था कि हम उनका सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, तो
ओटोमन एम्पायर ख़त्म होने तक जहाँ ज्यूइश लोगों की आबादी सिर्फ 3% थी, ठीक है, अब वो बढ़कर हो जाती है अगले 30 सालों में 30% बढ़ जाती है। तो बहुत तेज़ी के साथ में इनका माइग्रेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने ज्यूइश लोगों के लिए, क्योंकि पैलेस्टाइन में और भी ज्यूइश लोगों के अलावा जो है क्रिश्चियंस भी थे, अरब भी थे, तो इनके लिए अलग अलग तरीके के इन्होंने नियम बनाने शुरू किए, जिस तरीके से इन्होंने इंडिया में किया था, सबके मुस्लिम के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग। तो उन्होंने भी इसी तरीके से डिवाइड और रूल की पॉलिसी वहाँ पर फॉलो की। और जिस लोगों ने वहाँ कर अरब लोगों से अपनी ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी, जो जिस लोग बाहर से आए, तो जो अरब वहाँ के ऊपर जो गरीब जो थे, उनसे इन्होंने ज़मीन खरीदनी शुरू की। और धीरे धीरे करके इन्होंने जैसे कोई ज़मीन है वहाँ पर, एक अरब ने ले, क्या कहते हैं, जिसने ले लिया, और फिर अ, उसके पड़ोस में दूसरे जो इसने खरीद ली, फिर तीसरे में, तो इस तरीके से अपनी कॉलोनी इन्होंने बसानी शुरू कर दी। और फिर जो बीच में जो 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 थोड़ा सा अगर कोई एक दो लोग अगर बच गए हैं अरब वाले, तो उनको वैसे भगा दिया। तो इस तरीके से इन्होंने अपना वहाँ पर अपना विस्तार अपना करना शुरू कर दिया, अपना सेटलमेंट इन्होंने करना शुरू कर दिया जिस लोगों ने, ठीक है। और फिर उसके बाद 1936 में पैलेस्टाइन के लोग के जो लोकल जो लोग थे, जो वहाँ पर अरब जो थे पहले से जो रहते थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत कर दी। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में बड़े पैमाने पर यूरोप में होलोकास्ट हुए। यूरोप में ये क्या है होलोकास्ट? होलोकास्ट का मतलब है ज्यूइश का जिनोसाइड, ठीक है, जिसमें बड़ी संख्या में करीब 42 लाख, जैसे हमने बात की 42 लाख के करीब हिटलर के द्वारा ज्यूइश लोगों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया गया। अब ज्यूइश लोगों में ये फीलिंग आई कि वो जैसे भी जान बचाकर उनको पैलेस्टाइन की तरफ भागना चाहिए, वहीं पर ही वो अपनी होमलैंड पर ही सुरक्षित हैं, ठीक है। तो बड़ी तेज़ी के साथ में माइग्रेशन होता है, और फाइनली यूनाइटेड नेशन बनता है उसी टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। और यूनाइटेड नेशन के पास सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम के रूप में ही सामने आती है इसराइल की, जो पैलेस्टाइन था, ठीक है। और इसके लिए 1947 में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। और ये ये तय होता है कि क्या जिस लोगों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, है ना, इसके लिए वोटिंग कराई जाती है। तो इसमें वोटिंग में फैसला ज्यूइश लोगों के पक्ष में जाता है, और इस तरीके से इजराइल देश एक अस्तित्व में आता है, एक नया इजराइल देश बनता है, ठीक है। तो पूरे पैलेस्टाइन को दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। एक था ज्यूइश स्टेट और दूसरा था पैलेस्टाइन अरब स्टेट। ये जो आप इसमें मैप में, ये जो आप ब्राउन वाला जो पार्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये अरब एरिया है, और ये ब्लू वाला जो है ये वाला, ठीक है, ये ज्यूइश लोगों के लिए है, ठीक है। और तीसरा था इसमें जेरूसलम, ये छोटा ये जो है, ये बीचों बीच था यहाँ पर, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पर हाफ जो पॉपुलेशन थी वो अरब लोगों की थी, और हाफ पॉपुलेशन ज्यूइश की थी, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि ये एरिया जो है इंटरनेशनल कंट्रोल के तहत रहेगा, ठीक है। और इसका फैसला जो है यूएन ने किया था इस तरीके से। और ये होने के बाद तुरंत बाद जो है जो अरब के जो देश थे, उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। तो देखिए, जैसी न्यूली इसराइल बनता है, तो जो अरब कंट्रीज़ हैं वो अटैक कर देती है 1948 में इसके ऊपर। इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन, ये सब मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं। इतना छोटा सा देश अभी बना है, ठीक है, इतने सारी कंट्रीज़ के ऊपर मिलकर अटैक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसराइल भी अपना बचाव करते हुए, इसराइल ने अरबों को पीछे धकेल दिया, ठीक है, और अपनी बाउंड्री एक्सपेंड की। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो न्यूली अब ये इसराइल बना है, छोटा सा देश है, ठीक है, उसने इतनी सारी कंट्री जिन्होंने एक साथ मिलकर अटैक किया, उन पर उनको पीछे धकेल देता है। और इसमें गाजा जो थी, ये जगह, ये वाली जो जगह है गाजा, ये इजिप्ट के पास चली जाती है। वेस्ट बैंक जो था ये जॉर्डन के पास चला जाता है,
ठीक है। और देखिए मज़ेदार बात ये है कि ये जो येलो वाला जो एरिया हम देख रहे हैं, ये 1947 में जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो इसराइल बनाया गया था, तो ये ओरिजिनल इनको ये लैंड दी गई थी इसराइल को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये ओरिजिनल इसराइल था, ये जो येलो वाला पार्ट है। इस लड़ाई में जो ये अटैक कर देते हैं इनके ऊपर, इसराइल के ऊपर, तो इसराइल अपना जो एरिया है वो एक्सपेंड करता है। ये वाला एरिया जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा एरिया इसराइल ने जीता। ये वाला जो एरिया है, मतलब ये अपनी बाउंड्री और बढ़ा लेता है, यहाँ जेरूशलम तक यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस लड़ाई में उसको और उल्टा फ़ायदा होता है इसराइल को। ठीक है, तो इस तरीके से पैलेस्टाइन वाला जो पार्ट था, जो यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन को दिया था, उसके करीब 50% पार्ट पर इसराइल अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, और ये जेरूशलम है। ठीक है, तो इस लड़ाई में इसको फ़ायदा ही होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सिक्स डे वॉर के बारे में। 1967 में हुई थी ये, बहुत पॉपुलर है ये सिर्फ 6 दिन चला था ये युद्ध, और इसी वजह से इसको 60 डे वॉर बोला जाता है। देखिए हुआ क्या था, इजिप्ट ने इसराइल की बाउंड्री पर अपनी मिलिट्री तैनात कर दी। ठीक है, अब इससे पहले कि इजिप्ट अटैक करता, इसराइल ने फर्स्ट अटैक कर दिया, मतलब उसको एक बड़ा झटका दिया इजिप्ट को। ठीक है, तो इस वॉर में इसराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को इनको बुरी तरह से हराया। और इसराइल ने जो ये गोलन है ये सीरिया से छीन लिया। गाजा जो था ये इजिप्ट से छीन लिया। ठीक है, और सिनाई पेनिनसुला ये पूरा पार्ट जो कि इजराइल से भी बड़ा है, इसको पूरे को एनेक्स कर लेता है, पूरा जीत लेता है इजिप्ट से। ठीक है, और वेस्ट बैंक जो है ये जॉर्डन से छीन लेता है। तो इस तरीके से सिर्फ 6 दिन के युद्ध में, 6 डे वॉर में, ये अपना एरिया ट्रिपल कर लेता है, 3 गुना कर लेता है। ठीक है, हालांकि कुछ बाद में एग्रीमेंट हुए जिसके तहत इसने ये जो एरिया था ये जो है वापस कर दिया जाता है, सनाई पेनिनसुला ये वापस कर दिया जाता है इजिप्ट को। और लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक जो है ये इसराइल के पास ही रहे। तो इस तरीके से मतलब इमेजिंग है कि किस तरीके से वो सिर्फ 6 दिन के वॉर में इनको इसको इतना बड़ा एरिया जो है वो एनेक्स कर लेता है, इतने सारी कंट्रीज से एक साथ मुकाबला करता है। देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि इसराइल किस तरीके से एनेक्स करने के बाद में इजिप्ट या सीरिया पर जॉर्डन पर क्या बीत रही होगी। तो होता क्या है फिर 1973 में इजिप्ट और सीरिया जो है अपना जो खोया हुआ जो हिस्सा था उसको वापस पाने के लिए इसराइल पर अटैक कर देते हैं। और इसमें इसराइल को शुरुआत में इनिशियली काफ़ी लॉस होता है, और इसराइल को काफ़ी पीछे धकेल देता है इजिप्ट। और लेकिन बाद में इसराइल ने अपना जो है रिकवर कर लिया कुछ टाइम बाद। कुछ टाइम चला था ये जो वॉर थी। तो इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि इजिप्ट जो था वो बातचीत के लिए तैयार हो गया। तो इसके बाद फिर 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड होता है। इसमें ये एग्रीमेंट साइन होता है कि जो सिनाई जो था वो इजिप्ट को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और बदले में इजिप्ट इसराइल को रिकॉग्निशन देता है, मान्यता देता है। अब आपको लगेगा कि ये जो रिकॉग्नाइजेशन है इसका क्या मतलब है, ये तो डॉक्यूमेंट्री है, मतलब इससे इसराइल को क्या मिला। देखिए उससे पहले तक जो है कि ये फर्स्ट कंट्री था इजिप्ट जिसने इसराइल को रिकॉग्निशन दी थी। उससे पहले तक अरब कंट्रीज़ ये कहते थे कि उसको एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, कि इसराइल को मानते ही नहीं थे कि ये कोई कंट्री है। ठीक है, वो मानते ही नहीं थे इसको। तो इसराइल जो है वो पहला ऐसा देश था जिसने इसराइल को रिकॉग्निशन दी। तो ये इसराइल के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। देखिए एग्रीमेंट तो साइन हो गया, लेकिन इसराइल ने जो पैलेस्टाइन के जो लोग थे उनके प्रति जो दमनकारी जो नीति थी, ठीक है, वो जारी रखी, और उनके उनके जो राइट्स थे वो नहीं दिए।
वेस्ट बैंक में मिलिट्री कंट्रोल रहा। ठीक है, तो इन्हीं सब के खिलाफ जो था, जो पैलेस्टाइन के जो लोग थे, खास तौर पर जो पीएलओ। देखिए, पैलेस्टाइन के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बना रखे थे प्रोटेस्ट के लिए। पीएलओ उसमें से प्रमुख था। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है प्रोटेस्ट किए, बॉयकॉट किए, काफ़ी वायलेशन वहाँ पर हुई, बम फेंके गए। ठीक है, तो ये सारा कुछ चलता रहा, करीब 6 साल तक ये चला इंतिफादा। फर्स्ट इंतिफादा इसको बोला जाता है। तो करीब इसमें 100 लोगों की, करीब 1000 पैलेस्टाइनियन लोग इसमें मारे गए। बड़े लार्ज स्केल पर इसमें वायलेशंस हुई। ठीक है, तो इसी दौरान एक और ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आता है, इसको बोला जाता है हमास। ठीक है, ये बड़ा ही नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट था ये, जो एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अपनाने वाला। ठीक है, ऐसा इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन उभर कर सामने आता है। देखिए, इन सब वायलेशंस के बीच इनकी सीक्रेट निगोशिएशंस भी होती रहती है ओसोलो में। ओसोलो कहाँ पर है? नॉर्वे में है ये। तो उसके बाद फाइनली इनकी जो निगोशिएशंस है उसके बाद में फाइनली इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ये वाशिंगटन में हुआ था, ये ओसोलो एकॉर्ड जो था ये। ठीक है, इजराइल और पीएलओ के बीच में हुआ ये। उसमें हुआ ये कि इस एग्रीमेंट में पीएलओ के द्वारा इजराइल को रिकॉग्निशन दी गई। ठीक है, पीएलओ ने ये मान लिया कि इजराइल एक स्टेट है, एक देश है। ठीक है, और तो ये जो एग्रीमेंट था कहाँ पर साइन हुआ था? इसमें वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इसके अलावा इसमें इसराइल ने पीएलओ को जो पैलेस्टाइन के जो लोग थे उनका रिप्रेजेंटेटिव मान लिया। पहले, इससे पहले तक पीएलओ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको माना जाता था। ठीक है, ये किसी पीएलओ क्या था? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, बहुत सारे देशों ने इसके ऊपर बैन भी लगा रखा था पीएलओ पर। और तो इस तरीके से इजराइल ने अब इसको मान लिया कि ये पीएलओ जो है ये रिप्रेजेंट करता है पैलेस्टाइन को। ये उनका पैलेस्टाइन के लोगों का ये कोई ये जो रिप्रेजेंट करता है। तो इस समझौते का जो मूल था, देखिए, ये था कि अभी हम 5 साल तक हम स्थिरता रखेंगे। ठीक है, स्टेबल रहेंगे, पीस मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद कोई जो समाधान का कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो ये एग्रीमेंट साइन किया था, ये इसके ओरिजिन में था। और इसके अलावा जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो थी, उसमें ये माना गया कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी के थ्रू वहाँ पर एक सेल्फ गवर्नेंस होगी। ठीक है, लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस यहाँ वेस्ट बैंक और गाजा में होगी। ऐसा इस एग्रीमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें रखी गई। ये देखिए, जो ओसलो एकॉर्ड था, ये कहाँ हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ये हैं बिल क्लिंटन, अमेरिका के प्रेसिडेंट। और ये पीएलओ के नेता हैं यासिर अराफात। और ये इजराइल के पीएम येदजिन रोबिन। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस फ़ोटो था ये। तो इस तरीके से एक उम्मीद जगती है कि अब चलिए कुछ इनका जो कोई सॉल्यूशन निकलेगा इसका। ठीक है, तो ये इस तरीके से एग्रीमेंट साइन होता है। अब देखिए, जो बातचीत शुरू हुई थी तो लग रहा था कि कुछ समाधान इसका कुछ निकलेगा, किसी सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। लेकिन 2000 में, वर्ष 2000 में, ठीक है, बातचीत फेल हो जाती है। क्योंकि दोनों ही पक्ष जो थे वो किसी भी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके बाद में और बातचीत जो थी वो पटरी से उतर जाती है। और इसके बाद आज तक इनके बीच में कोई फाइनल नहीं हो पाया है। आज तक कोई इनका इसका समाधान निकल भी नहीं पाया है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत होती है सेकंड इंतिफादा की। हमने फर्स्ट इंतिफादा की बात की थी, वायलेशन हुए थे उसमें। इसी तरीके से सेकंड इंतिफादा की शुरुआत होती है। 5 साल चलता है ये भी। बड़े पैमाने पर, इसमें बड़े लार्ज स्केल पर इसमें वायलेशन होते हैं। इसका जो प्राइमरी जो कॉजेस था वो था, देखिए होता क्या है, इसराइल के जो प्रेसिडेंट थे युद्ध बराक, वो जुइस वो 1000 सैनिकों के को लेकर जो है टेम्पल माउंट
पहुंच जाते हैं। टेम्पल माउंट क्या था, कि जूइस और मुस्लिम लोगों का एक ये होली पैलेस है। ठीक है, तो वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो इससे पैलेस्टाइन के जो लोग थे उनका गुस्सा फूट पड़ता है। ठीक है, और यहीं से वायलेशन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट इंतफादा से ज़्यादा इसमें वायलेशन होती है। करीब 1000 जीस लोग इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, करीब 3200 पैलेस्टाइनियन लोग इसमें मारे जाते हैं। बड़े लार्ज स्केल पर इसमें टेररिस्ट अटैक होते हैं। ठीक है, बॉम्बिंग होती है कंटिन्यूसली। इसराइल पर जो है बमबारी बॉम्बिंग होती रहती है, ख़ासतौर पर बसों में। तो ये एक लगभग डेली की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पर होने लगी थी। तो और पब्लिकली इसको जो है क्या कहते हैं, जो सिविलियंस थे उसको उनको जो निशाना बनाया जाता था। जबकि ये है यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि वॉर के में जो है जो सिविलियंस हैं उनको उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसराइल के द्वारा भी और फिलिस्तीन के द्वारा भी सिविलियंस को लगातार इसमें टारगेट किया जाता रहा। तो देखिए इस तरीके से जो वायलेशन थी ये होती रहती है। करीब ये जो है 5 साल चली। तो इसके बाद अब जो जो लीडर्स थे उनकी जो थिंकिंग थी और पॉलिसीज़ थी इसमें थोड़ा चेंज आता है। अब इनको समझ में आता है, इजराइल के जो लीडर्स थे अब वो उनको समझ में आया कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम ना तो अगले कुछ सालों में ना तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैनेज करने पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो मैनेजिंग की तरफ इनका ये डाइवर्ट होते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिक्स में जो राइट वर्ड शिफ्टिंग होती है। ठीक है, पहले जो लीडर्स थे वो कहते थे कि पैलेस्टाइन के साथ में हम एग्रीमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन अब ये कहा जाने लगा, अब जो लीडर्स थे वही वही ये कहने लगे कि हम पैलेस्टाइन को हम नक्शे से हटा देंगे। ठीक है, उसका नाम निशान हम ख़त्म कर देंगे। और इसराइल में जो गाजा से जो जूइस लोग वहाँ रह रहे थे, गाजा स्ट्रिप में जो लोग जो इजरायली जो फोर्सेस थी या सिविलियंस जो इसराइल के जो रह रहे थे गाजा में, उनको वहाँ से विड्रॉल कर लेता है, उनको वापस बुला लेता है 2005 में। इसके बाद को वापस बुलाने के बाद में जो हमस जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था ये और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है 2006 में या उसके बाद। ठीक है, अब देखिए इसके इन्फ्लुएंस होने के बाद जो हमस जो था ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये इजराइल पर काफ़ी जो है रॉकेट दागता है। ठीक है, और इसके बाद में इसराइल ने जो एक गाजा स्ट्रिप थी इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इसका ब्लॉकेट कर देता है। और इसके ब्लॉक करने के बाद में जो है गाजा की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, इसराइल ने ये कहा कि हम इसको ब्लॉक इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि यहाँ से जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए ही इसका इसका ब्लॉकेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन और उसमें उसने जगह जगह पर जो है चेक पॉइंट्स उसने लगाए हुए हैं इसराइल ने। कोई भी चीज़ वहाँ पर जाती है तो उन चेक पॉइंट्स पर पहले चेक होती है, उसके बाद ही वो गाजा स्ट्रिप में जा सकती है। और लेकिन होता क्या है कि जो यूएन से जो वहाँ पर जो फूड्स वगैरह या और जो हेल्प के लिए जो चीज़ें आती हैं उनको भी चेक पॉइंट्स पर रोक दिया जाता है इसराइल के द्वारा। तो इस तरीके से गाजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट अगर हम देखें तो वहाँ का बहुत डाउन हो चुका है गाजा का। तो इस तरीके से उसके बाद वहाँ पर 2008 में, 2012 में, 2014 में 3 वॉर उसके बाद हो चुकी हैं उसके बाद भी, और जिसमें गाजा को जो है काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। वहाँ पर काफ़ी बमबारी की है इसराइल ने गाजा में, और गाजा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था काफ़ी जो है वो तबाह हो चुका है। हमस ने गाजा पट्टी में जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पर जो है काफ़ी जो टनल्स बना लिए हैं। ठीक है, अंदर ही ज़मीन में, ताकि वहाँ से जो है टेररिस्ट को इसराइल वहाँ से उन टनल्स के रास्ते से इसराइल में एंटर करते हैं और इसराइल में वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ पर बमबारी करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी जो एक गंभीर वाली पोजीशन है वहाँ पर बनी हुई है। तो देखिए वो कौन से मेजर इश्यूज हैं जो पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में जो
शांति नहीं बनने दे रहे। ठीक है, यहाँ जो प्रॉब्लम है वो आज भी ऐसी ही खड़ी हुई है। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि स्टेटस ऑफ जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम एक काफ़ी बड़ा सिटी है। ठीक है, यहाँ पर जूइश, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ठीक है, तीनों ही धर्मों के प्रमुख केंद्र है ये जो यरूशलेम है, यहाँ पर तीनों ही धर्मों का ये प्रमुख केंद्र है। ठीक है, जो जूइश हैं वो, उनके लिए ये वर्ल्ड का सबसे पवित्र स्थान है। ठीक है, ये होली लैंड, उनको मानते हैं कि 3000 साल पहले का जो इनका होली लैंड था, होमलैंड, वो यही है, यही इनका धर्म स्थल है। तो जूइश के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम्स के लिए भी ये वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आता है, मक्का और मदीना के बाद में। वो इसको एक बड़ा इम्पोर्टेंट होली प्लेस उसको मानते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियंस के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। जो जीसस थे उनको सूली पर यहीं चढ़ाया गया था, ऐसा ही मानते हैं। ठीक है, तो ये जो टेम्पल माउंट जो है ये जूइश लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये मॉस्क्यू है, ये मस्जिद। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये भी। इसी तरीके से ये वेस्टर्न वॉल है, ये काफ़ी कंजेस्टेड है। यहाँ पर सिर्फ अंडरग्राउंड एक्सेस की ही के लिए यहाँ पर जो परमिशन दी हुई है, और इसको इसराइल ने यहाँ पर ये ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर जो जूइश लोग हैं उन्हीं को ही ये उन्हीं का प्लेस है, और वहीं उनको ही क्या कहते हैं, उनके लिए ही ब्लॉक किया हुआ है, उनको ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, ताकि कोई किसी तरीके का कोई कम्युनल वायलेंस यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसराइल जो है वो पूरी सिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसने 1967 के वॉर में इस पर कब्जा कर लिया था, जैसे कि हमने देखा अभी। और इसराइल कभी कभी जो है ये जो होली साइट्स हैं इन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। और इसराइल ये मानता है कि जेरूसलम उसी की कैपिटल है। ठीक है, इसराइल की कैपिटल मानता है, ठीक है, जेरूसलम को। लेकिन इसको अभी तक इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस इसको नहीं मिली है। ठीक है, और तो देखिए मेन जो इश्यूज़ हैं, इसके अलावा जो दूसरा इश्यू है वो है फ़िलिस्तीन के जो रिफ्यूजीज़ हैं। क्योंकि जो वॉर के टाइम में जो फ़िलिस्तीन के जो लोग थे, जो सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट में जाकर जो रिफ्यूजी के तौर पर जो रहने लगे, तो बड़ी संख्या है उसकी भी, करीब 50 लाख के आसपास है। ठीक है, तो अब ये बात होती है कि जब भी एग्रीमेंट होगा तो जो लोग हैं वो वापस आकर यहाँ पर जो है बसेंगे इसराइल में। तो इसराइल इसके लिए कभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि इसराइल खुद छोटा सा देश है, करीब 70 लाख तो इसकी अपनी ही पॉपुलेशन है। तो ये बड़ा इश्यू है कि 50 लाख लोग अगर वो आ गए तो इसके लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा इश्यू होगा, बड़ा चैलेंज होगा। तो इस वजह से भी इसराइल इस बात के लिए एग्री नहीं है। इसके अलावा इसराइल में जो गाज़ा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है, वहाँ से टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, कंटिन्यू अटैक हो रहे हैं। तो ये बड़ी बाधा है। जैसे कश्मीर का इश्यू है, बना हुआ था, उसी तरीके का ये इश्यू है, उससे भी बड़ा इश्यू है ये। पाकिस्तान जिस तरीके से चीज़ें करता रहा, तो इसी तरीके से बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है जो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इसराइल ने जो है कि जो मिलिट्री है उसने वेस्ट बैंक और गाज़ा को जो है ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, और इसराइल वेस्ट बैंक और में जीसस लोग जो हैं उनको, जो जूइश लोग हैं उनको सेटल करने पर लगा हुआ है। ठीक है, हालांकि देखिए जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीन को दिया गया था, लेकिन इसराइल क्या कर रहा है, वहाँ पर अपने जो जूइश लोग हैं उनको सेटल कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके वहाँ पर जो तरह तरह के बहुत सारी उसने ऐसी जो है क्या कहते हैं प्रोग्राम बनाए हुए हैं, चलाए हुए हैं। बहुत सस्ती रेट में जो है उनको ज़मीनें वहाँ पर देता है जूइश लोगों को, और उनको तरह तरीके से जो है इनकरेज कर रहा है कि हम आपको इस तरीके से फैसिलिटीज़ देंगे, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरीके से हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है इस तरीके से ये चीज़ें कर रही है।
तो इसके लिए इंटरनेशनली ऑब्जेक्शन इसके लिए हो चुके हैं। तो इसराइल का ये मानना है कि वहाँ पर अगर जिस लोग जाकर बस जाएंगे, तो जैसे ये स्टार्टिंग में कभी फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पर या उसके बाद में आकर इन्होंने धीरे धीरे आकर बसे थे और पूरा इसराइल इन्होंने बसा लिया था, तो उस तरीके से इनकी सोच यही है कि वेस्ट बैंक में हम जाकर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे, तो जब लोग वहाँ पर होंगे तो फिर एग्रीमेंट होगा फिर से, तो वेस्ट बैंक भी अपना, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं जो चल रही हैं। ठीक है, देखिए हमने ये सब के बारे में जो बात की वो इस वजह से की क्योंकि जब तक हमें इसराइल के बारे में हम पूरे तरीके से नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं हमको पता होगा कि इसराइल है क्या मेनली, तब तक हम उस जो आज की जो हम उसके डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कि हम क्यों, हम कैसे हम बात कर रहे हैं कि एक बड़ी सुपर पावर के रूप में एक छोटा सा देश उभर कर सामने आ रहा है। अब हमने उसके बैकग्राउंड को हमने जान लिया है, उसकी हिस्ट्री को हमने जान लिया है, उसके वहाँ पर क्या सिचुएशंस हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या कौन सी प्रॉब्लम को जो है फेस करता रहा है इसराइल। ठीक है, हमने सबके बारे में जान लिया है, सबके बारे में हम जान चुके हैं। तो अब हमें आगे का रास्ता जो है वो बहुत आसान हमारे लिए हो गया है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, ये कुछ डेमोग्राफिक्स दिया हुआ है, तो ये जान लेते हैं। 2017 का डाटा है ये, जिसके अकॉर्डिंगली 6.5 मिलियंस, करीब 75% यहाँ पर ज्यूइश लोग रहते हैं। ठीक है, जो पॉपुलेशन है यहाँ पर 1.8 मिलियन जो है वो अरब्स हैं, 21%। इसके अलावा यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी है, 82 ईयर। ठीक है, तो ये है। देखिए इसके अलावा इतने डिकेड से, इतने दशकों से जो युद्ध झेलने के बाद इसराइल किसी भी अन्य राष्ट्र से अगर किसी भी कंट्री से अगर इसका कंपेयर किया जाए तो उनके मुकाबले ये ज़्यादा रिस्क लेने की स्थिति में आ गया है आज, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि ये कंटिन्यूसली ये वॉर इसने काफ़ी झेले हैं और लगातार वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी रहती है कि वहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पैलेस्टाइन से इसको हमेशा जो है झेलना पड़ता रहता है। तो ये सारी स्थितियाँ इससे बहुत मजबूत बन चुका है। ठीक है, तो इसराइल ने देखिए इसके लिए अपने यहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री जो है इसके जैसे इसने जो है कदम उठाए हुए हैं। यहाँ पर जो है हर सिटीजन्स के लिए ये कंपलसरी है कि वो मिलिट्री में उसको अपनी सर्विस देनी ही होगी। ठीक है, और ये दशकों से जो ये युद्ध झेल रहा है तो ये स्थितियाँ इसको ज़्यादा इनोवेटिव बनाती हैं। ठीक है, और न्यू मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऐसे वेपन इसको बनाने के लिए इसको प्रेरित करती हैं। ठीक है, और ये आप नोट कर सकते हैं, हिंदी में भी है। इसके अलावा देखिए हम जब बात करें कि ये जो इसराइल है कब बना है, जब भारत बना है, ठीक है, भारत की आज़ादी के टाइम, उसी टाइम पे बना है 47 में, और उसके बाद में इसने कितना स्ट्रगल इसने फेस किया है। ठीक है, तो क्या ये कल्पना करना ये बड़ा मुश्किल काम है कि जो देश को ज़्यादा लंबे टाइम नहीं हुआ है बने हुए, ठीक है, ये वर्ल्ड का टॉप वेपन एक्सपोर्टर में ये शामिल है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 बिलियन डॉलर का एनुअल आर्म्स इसने जो है सेल किए, जो इसका है। ठीक है, तो और इसके अलावा 1985 के बाद से जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ये रहा है ड्रोन्स का। ठीक है, जो कुल जो ग्लोबल मार्केट है उसका 60% है टोटली, जितना भी क्या कहते हैं ग्लोबल जो ड्रोन के जो सेलिंग होती है उसका अकेले 60% अकेले ये इसराइल करता है। ठीक है, जो कि अमेरिका से भी अधिक है। ठीक है, तो इसके यहाँ से जो ड्रोन इंपोर्ट करने वाले जो कंट्री हैं वो रसिया है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, ये सभी देश
ड्रोन इसके यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये आप हिंदी में भी नोट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको काफ़ी मजबूत बनाती हैं। इजराइल को जो हम आज सुपर पावर कह रहे हैं, वो इस सब के पीछे के कारण ये हैं। ठीक है, 2010 में जो नाटो जो कंट्रीज़ हैं, जो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अफ़गानिस्तान में इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये बड़े ही अपने आप में एक आश्चर्य वाली बात है। ठीक है, कि जो इजराइल अभी करीब 72 साल पहले ही बना है। ठीक है, और तो ये उसके लिए बड़ा ये बड़ा जो है आश्चर्य वाली बात है कि वो किस तरीके से जो इतनी बड़ी जो कंट्रियां हैं उसके ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, उससे परचेजिंग कर रही हैं। ठीक है, और ये लगातार जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, उससे अपनी मिलिट्री को ये लगातार आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, और ये चेंजिंग द वे मॉडर्न वॉर। ठीक है, ये युद्ध के जो तरीके हैं, ठीक है, मॉडर्न टाइम में उनको ये लगातार बदल रहा है। ठीक है, तो ये सब के क्यों है, किस तरीके से है? देखिए, 4.5% ऑफ इट्स जीडीपी का कुल 4.5 ये जो है डेवलप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, R&D पर ही खर्च करता है। ठीक है, और इस अमाउंट का जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो खर्च करता है, इस अमाउंट का अकेला 30% ये सिर्फ मिलिट्री पर खर्च करता है। ठीक है, 30% किस पर करता है? मिलिट्री पर खर्च करता है। अगर और देशों से अगर हम कंपेयर करें तो जर्मनी में सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पर सिर्फ जो जीडीपी का है वो 2% खर्च करता है जर्मनी, और जबकि यूएस जो है R&D का जो है वो सिर्फ 17% उस पर खर्च करता है। तो इस तरीके से इसका जो ये एक्सपेंसिस है जो मिलिट्री पर, ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, हिंदी के स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं। और ठीक है, इजराइल इसके अलावा अपनी मिलिट्री में उसने जो रोबोट्स को बढ़ावा दिया है। ठीक है, क्योंकि जो कि इजराइल की जो एक जो स्ट्रेटजी है उसका एक बड़ा पार्ट है रोबोट्स का जो इस्तेमाल ही कर रहा है। देखिए, जो गाज़ा पट्टी है उस जगह पर, जैसे कि हमने बात की, वहाँ से टेररिस्ट जो है बड़ी लार्ज स्केल पर जो है घुसपैठ करते हैं, वहाँ से एंटर करते हैं। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने टनल्स सुरंगें बनाई हुई हैं जगह जगह पर। तो ऐसी जगह पर सोल्जर्स का जाना बड़ा जो है खतरे का काम होता है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर रोबोट्स को आराम इजीली भेजा जा सकता है। उसका वो रोबोट्स का ऐसी जगहों पर इजराइल बहुत जो है बखूबी इनका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, और तो रोबोट्स का इस्तेमाल इस तरीके से जो अपने दुश्मन को खोजने, उन पर हमला करने के लिए ये करता है। और इसके अलावा जो सोल्जर्स को जो है ब्रेक लेने की भी ज़रूरत होती है, उनको आराम की भी ज़रूरत होती है, फूड की, वाटर की, पानी की, है ना, उनकी अपनी नीड्स हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो अ, ऐसे चैलेंजेस में जो है वो नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने रोबोट्स की बात की, तो उनका इस्तेमाल करके वो इन सारी प्रॉब्लम्स को जो है चैलेंज कर रहा है। ठीक है, और लगातार जो है एक बड़ी सुपर पावर के रूप में हमको देखने के लिए सामने आ रहा है। देखिए, इसके अलावा मिलिट्री पावर में इसके जो एरो एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, ठीक है, ये 2000 में, वर्ष 2000 में इजराइल ने इसको रिसीव किया इसको। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है इजराइल पहला देश जो इसने ये 2000 में ये मिसाइल जो बनाई है। ठीक है, तो पहला देश ऐसा बन गया है जिसके पास वर्ल्ड में, है ना, जिसके पास मिसाइल्स को जो है, जो अगर कोई दूसरे देश से जो मिसाइल आ रही है तो उनको हवा में ही मार गिराने की क्षमता ये रखती है मिसाइल जिसने बनाई है। ठीक है, तो ये जो मिसाइल जो था एरो वाज ए रेवोल्यूशनरी आइडिया।
ठीक है। तो इसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि देखिए आस पड़ोस के सभी देश इसके दुश्मन हैं। इसराइल पर कब सीरिया से, इराक से, है ना, ईरान से कब कौन सी मिसाइल आ जाए, कब कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल छोटा सा देश है कहीं भी पहुंच सकती है इसराइल में। तो ये बड़ा इसके लिए जो है चैलेंज वाली स्थिति थी। तो इसराइल ने ये महसूस किया, ये उसको लगा कि खुद की सुरक्षा के लिए उसने किस तरीके का जो है उसके पास ये वेपन होनी चाहिए, मिसाइल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसको फेस कर सके। तो इस तरीके से रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो है मिलिट्री में लगातार इसराइल ने किए हैं, और वो उसको एक बड़ी पावर के रूप में ये सारी चीज़ें उसको बना रही हैं, इमर्ज कर रही हैं। इसके अलावा देखिए मिनी स्पाई सेटेलाइट्स हैं, ठीक है। 1988 में इसराइल ने अपनी फर्स्ट स्पाई सेटेलाइट उसने जो है लॉन्च किया, ठीक है। और इसको लॉन्च करने के साथ ही जो है ये 8 देशों का जो क्लब है जो ये क्षमता रखते थे, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट सेटेलाइट की क्षमता रखते थे, उन देशों के क्लब में ही शामिल हो गया, ठीक है। शुरुआत में हालांकि कुछ देशों के द्वारा इस पर शक किया जा रहा था कि कैसे एक इतना प्रॉब्लम उसको फेस कर रहा है, छोटा सा देश है, ठीक है, और अभी न्यूली बनाई है, कुछ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर शक किया जा रहा था कि कैसे एक देश अपना खुद का जो है सेटेलाइट बना सकता है, उसको लॉन्च कर सकता है। लेकिन अगले सिर्फ 30 सालों में इसने जो है ये सब कर दिखाया, और इस तरीके से इजराइल एक सेटेलाइट सुपर पावर बन गया। और आज स्पेस में इसके 8 अलग अलग जो है 8 जो स्पाइस सेटेलाइट्स हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मिलिट्री पावर में ये बड़ी ही इसने जो है रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए हैं। और इसके ऊपर ये भी शक किया जा रहा है इजराइल के ऊपर, कुछ देश करते हैं कि इसने ये न्यूक्लियर वेपन पर भी काम कर रहा है, ठीक है। और ये छुप कर जो है न्यूक्लियर वेपन भी जल्दी बना लेगा, ऐसा इसके ऊपर शक किया जाता है। इसके अलावा देखिए इसने टॉप सीक्रेट टैंक भी इसने जो है बनाए हुए हैं, मरकवा टैंक, ठीक है। इज वन ऑफ द इसराइल मोस्ट टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट, ठीक है, में आता है इसका, ठीक है। इसके जो सीक्रेट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक हिस्सा है। इस दुनिया में इस टैंक को जो है काफ़ी घातक टैंक में से एक माना जाता है। शुरुआत में देखिए इसने यूके से डिमांड की थी टैंक की, उसने मना कर दिया था। तो 1970 से इसने जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। न्यूली जो इसका जो न्यूएस्ट मॉडल जो है वो मरकवा MK4 है, ठीक है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और 40 मील जो है प्रति घंटे की इसकी जो है स्पीड है, और काफ़ी ये जो है मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनसे लेस है। तो इस तरीके से इसने अपनी जो मिलिट्री है उसको बहुत बिल्कुल एक कह सकते हैं कि छोटा सा देश है, इसने इतना सुपर पावर अपने आप को बना लिया है। हर तरीके की जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने की स्थिति में है। ठीक है, अगर इकोनॉमी के मामले में अगर बात करें तो ये एक बड़ा ही टेक्नोलॉजीली एडवांस कंट्री है। मार्केट इकोनॉमी इसमें फॉलो की जाती है, जो लिबरल जो इकोनॉमी है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर जो है फॉलो होता है। इसके अलावा देखिए इसने हर चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो साइंस का फील्ड है, ठीक है, इंडस्ट्री है, हर चीज़ में ये काफ़ी इनोवेटिव उसने जो है अपनी चीज़ें की हैं, अपने आप को मजबूत बनाया है। इसके अलावा जो मेडिटेरियन जो सी है उसमें भी इसने जो नेचुरल जो गैस है उसका जो है उसने वहाँ पर उसकी डिस्कवरी की है। और इस तरीके से एक बड़ा एक्सपोर्टर ये बन गया है, बड़े बाज़ार के रूप में ये नेचुरल गैस के लिए भी जो है एक बड़े बाज़ार के रूप में उभर कर सामने आया है।
देखिए इसके अलावा अगर पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है जैसे इंडिया में है, और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, सेम इंडिया वाली पोजीशन है। और इसका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो 11 जो बेसिक लॉज हैं, ठीक है, उन पर बेस है। और तो इस तरीके से पॉलिटिकल मामलों में काफ़ी ठीक है यहाँ का जो सिस्टम है। इसके अलावा एजुकेशन में भी जो है स्कूलिंग फ्री है। ठीक है, 18 एज तक, 16 से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों की जो है एज फ्री है। 1978 में इसने चेंज किया था। और तो इस तरीके से देखिए जूस से जो लोग जो पूरे वर्ल्ड में विस्थापित थे, रह रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में उन्होंने आना शुरू किया, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और तेज़ी के साथ में यहाँ पर आए, इस्टेब्लिश हुए। तो वेरियस कल्चर वो लेकर आए दूसरी जगह पर जहाँ वो रह रहे थे, वेरियस कल्चर ट्रेडिशंस। ठीक है, तो इसको इन सब बातों से इजराइल को जो है ये काफ़ी अनूठा बनाती है। इसको काफ़ी जो है एक यूनिक बनाती हैं इजराइल को। ठीक है, देखिए चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंज अगर चैलेंजेस के बारे में ही बात कर रहे हैं अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इजराइल, तो अपने आप में वो बड़ा चैलेंज है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ अदर जो चैलेंजेस हैं इनके सामने, तो वो ये हैं तो 1980 से लेकर 90 के जो डिकेड में जो यूएसएसआर, ईस्टर्न यूरोप और इथोपिया से जो करीब 10 lakhs जो रिफ्यूजी यहाँ पर आए थे। ठीक है, वो एक बड़ी समस्या बने हुए हैं इजराइल के लिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, जैसे अगर हम कंपेयर इंडिया से भी कर सकते हैं 1990 के बाद में जिस तरीके से हमारे यहाँ पर कोई सरकारें अपना जो टेन्योर था वो पूरा नहीं कर पाई थी, तो लगभग इसी तरीके से जो है जो वहाँ पर कोalition की गवर्नमेंट बनती है और कुछ टाइम बाद उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें। तो वहाँ पर भी कुछ इस तरीके की जो है कुछ प्रॉब्लम है ना, तो सरकार में जो स्थिरताएं हैं वो नहीं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये सब हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स। और तो इस तरीके से देखिए इजराइल जो है ये, इससे हमको काफ़ी सीखने को भी मिलता है। हम इसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं वो निखार देती हैं, वो हमें आगे बढ़ने को हमको प्रेरित करती हैं। ठीक है, कोई छोटा है बड़ा है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आ, वो अपने जो चैलेंजेस जो उसकी लाइफ में आते हैं वो उसको किस तरीके से फेस कर कर पाता है। तो इजराइल एक हमारे सामने बड़ा एग्जाम्पल है। सीबीएसई ने भी शायद ये सब सोचकर इसको सिलेबस में ऐड किया है कि जिस तरीके से इजराइल इमर्जिंग पावर के रूप में हमारे सामने आ रहा है, बड़ी पावर के रूप में, सुपर पावर के रूप में हमारे सामने है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, डिस्कस किया इसमें। ठीक है, तो न्यू सेंटर ऑफ पावर के बारे में हमने 4 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा चैप्टर में। 4 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा जो बड़ी सुपर पावर हैं। इसराइल थोड़ा सा यूनिक इसलिए है क्योंकि छोटा सा देश है, इतनी चैलेंजेस है, उसके बाद भी उसने अपने आप को बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया।